की एक महिला रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी और सुंदर के साथ साथ बहुत नेक और दयालु भी थी। होता है वह गांव में किसी को परेशानी में देखती तो तुरंत उसकी मदद कर देती। माँ, मुझे नए कपड़े चाहिए, आज मेरा जन्मदिन है। 1 साल से आपने और पापा ने मुझे नए कपड़े खरीद कर नहीं दिए। सोनू बेटा, घर के हालात ठीक नहीं है, तुम्हारे पापा के पास काम नहीं है, ऐसे में मैं उनसे कैसे कहूँ कि वो तुम्हें नए कपड़े खरीद कर दे, बताओ। अरे अरे अरे, क्या हो गया सोनू बेटा, इस तरह रोते नहीं। तुम्हें नए कपड़े चाहिए ना, ठीक है, ये लो, ये रखो पैसे और अपनी माँ के साथ जाकर नए कपड़े खरीद लो। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, भगवान तुम्हें खूब खूब आगे तक ले जाएगा। अरे शर्मिला बहन, इस सब की क्या जरूरत थी, आपके पास भी पैसे होंगे या नहीं यह भी नहीं जानती। नहीं सोनू बेटा, शर्मिला काकी को उनके पैसे वापस लौटा दो। कैसी बातें कर रही हो सविता बहन। अरे सोनू मेरा भी तो बेटा है, हम गांव वाले नहीं परिवार वाले हैं, यह गांव एक परिवार है। और आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास पैसे हैं, मेरा काम अच्छा चल रहा है। जाइए, सोनू को नए कपड़े दिलाए दिन के अवसर पर, उसे रोने मत दीजिए। जी शर्मिला बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब सोनू के पापा की नई नौकरी लग जाएगी तब मैं आपको ये पैसे। एक दिन अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठा था, अचानक उसे डरावनी हंसी की आवाज आ रही थी। इधर उधर देखता लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। अरे ये मेरे मन का डर है। फिर पेड़ के नीचे बैठ जाता है, फिर से उसे वही डरावनी हंसी की आवाज आती है। बहुत डर जाता है। तभी की नजर मुखिया जी पर पड़ती है। राजपाल, आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है। हमारे लिए यह शहर नया है, तो तुम्हें किसी तरह की दिक्कत हो तो मुझे बताना। टेंशन क्यों लेते हो? मैं तो दोस्त बनाने में माहिर हूँ ही। देखना, एक ही दिन में इतने सारे दोस्त बना लूंगा कि मुझे ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ कर आया हूँ, जिनकी मुझे अभी भी याद आ रही है। ऐसे ही समय बीत रहा। जूली जी, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अच्छा, क्या हुआ? क्या समझ नहीं आ रहा है आपको? और क्या मदद चाहिए आपको? मैं आपकी मदद चाहिए आपको? मैं आपकी मदद अगर कर सकती हूँ तो जरूर करूंगी, आप बताइए। जूली जी, मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए। उसकी शादी के काम के लिए कम पड़ रहे हैं। लाला बहुत ब्याज पर दे रहा है, इतना मैं कैसे चुका पाऊंगा? अरे आप चिंता न करें, यह लीजिए पैसे और अपनी लड़की की शादी कीजिए, और जब भी आपके पास हो मुझे दे देना, इस पर कोई ब्याज नहीं। आप बेफिक्र होकर शादी कीजिए। धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकता आपने कितना बड़ा उपकार किया है मुझ पे। मैं आपको यह पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। आप उसकी चिंता ना करें, आप जाकर बेटी की शादी संभाल। जूली मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती थी और लोगों की भरपूर मदद किया करती थी, पर वह एक चीज में गांव वालों की मदद नहीं कर पा रही थी। उस गांव में नदी पर लोगों की आए दिन लाश मिला करती थी। ये हमारे गांव में हो क्या रहा है? हर 2 दिन बाद यहाँ किसी न किसी की मौत होती है। हमें जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा, आखिर यह कर कौन रहा है। उसी रात उस रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था। तभी अचानक, भैया जरा सुनिए। अरे भैया, आप तो डर गए, इधर तो आइए, मुझे आपकी मदद चाहिए। नहीं, हम किसी की मदद नहीं करते हैं, हम बहुत गंदे आदमी हैं। हमें घर जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए ना। और वह आगे बढ़ने लगता है। ऐसे कैसे भैया, आप एक बार मुड़कर तो देखिए, मुझे क्या पता आपका इरादा बदल जाए। नहीं भाई, हमको नहीं देखना है, हमको माफ कीजिए और जाने दीजिए। देवी जी, मैंने बोला ना कि मुझे देखो, समझ नहीं आता? तुझे गर्दन मुड़ते ही वो आदमी मर जाता है। पता नहीं लोग क्यों प्यार से सुनते ही नहीं है। कितना प्यार से बोली थी, फिर भी घर जाने की रट लगा बैठा था। अब घर पर बॉडी जाएगी तेरी। कम से कम मेरी खूबसूरती की तारीफ ही कर देता तो मैं तुझे छोड़ देती। पागल। फिर चुड़ैल उसको कंधे पर डालकर नदी के पास रख देती है, फिर गायब हो जाती है। फिर अगली सुबह, यह किसने किया? कल रात से ही गायब थे, बोले थे कि लेट होगा। मुझे तो लगता है कि जरूर कोई हमारे गांव को नुकसान करने के लिए यह सब कर रहा है कि लोग गांव छोड़कर चले जाएं। फिर तो वो गलत सोचता है। हम कहीं नहीं जाएंगे ये गांव छोड़कर, लेकिन मैं पता जरूर लगाऊंगा कि यह सब कर कौन रहा है। फिर एक गांव वाला आदमी
रात होने पर उसी रास्ते पर निकल जाता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, सुनो भैया, एक बात सुनो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? है कोई बचाओ, कोई बचाओ। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है। राजू को कराता देख वहीं रुक जाता है। अच्छा, तो तुम उन लोगों में से हो जो लोगों को मार रहे हैं? उन्हीं में से नहीं, मैं इकलौती हूँ जो तुम लोगों को मार रही हूँ। हाँ, मैंने ही तो मारा है और अब तुम्हारी बारी है। अरे अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं पता था कि तुम एक चुड़ैल हो। तुम लोगों को मारो, काटो, जो तुम्हें करना है वो करो, पर मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह मेरा और उनके बीच का मामला है। अब तुम नहीं बचोगे। कोमल की आंखें लाल हो गई और उसका शरीर हवा में उठने लगा। ऋतु ने पास के मंदिर से लाई हुई हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़नी शुरू की। कोमल जोर से चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन गांव के लोगों ने बताया कि कोमल नाम की एक लड़की कुछ साल पहले जंगल में मारी गई थी। उसकी आत्मा न्याय की तलाश में भटक रही थी। और रमेश अब अपने बेटे की मौत की छानबीन करने लगता है कि आखिर उसे किसने मारा। इस बात को करीब करीब महीने बीत जाते हैं और एक रोज रमेश हाईवे पर पहुंचता है। देर रात वह हाईवे पर लोगों को लेकर आता जाता है। तभी उसे दूर एक छोटी सी बच्ची और एक औरत घूमते हुए नजर आते हैं। रमेश इधर उधर देखने लगता है और जब वह उस औरत की तरफ देखता है तो वहां उसे कोई नजर नहीं आता। उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब वो तांत्रिक का सहारा लेता है। तांत्रिक बाबा, बहुत परेशानी में हूँ। मैं अपने इकलौते बेटे को खो दिया है और कुछ दिनों से जब मैं हाईवे पर जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ अजीब अजीब बुरी शक्ति दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है हो ना हो यह किसी बुरी शक्ति का ही काम हो सकता है। ठीक है, इसका भी पता लग जाएगा। तुम चिंता ना करो, कल तुम रात के 12 बजे यहाँ उपस्थित रहना। मैं उसका पता जरूर लगा लूंगा जिसने तुम्हारे बेटे को मारा है। अब अगले ही दिन रमेश खाना खाकर रात के वक्त तांत्रिक के पास पहुंचता है। तांत्रिक भी पूजा पाठ अनुष्ठान करके यह पता लगाने की कोशिश करता है कि रमेश के तांत्रिक ये पता लगाने की कोशिश करता है कि रमेश के बेटे रमन की मौत कैसे हुई। कुछ देर में उसे पता चल जाता है कि अमन को एक बुरी शक्ति ने मारा है और वह उस बुरी शक्ति को अब अपने पास बुलाने लगता है। कुछ देर बाद एक बुरी शक्ति वहां प्रकट होती है जो अपनी बेटी के साथ थी। रमेश उस चुड़ैल और उसकी बेटी को देखकर हैरान रह जाता है। क्यों बारा, यह तो खुद इसे क्यों नहीं पूछ लेते? जरा इसे देखकर तुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया है? मुझे देखकर कुछ सालों पहले हाईवे पर मेरी गाड़ी के सामने एक औरत और एक बच्ची अचानक सामने आ गए थे, जिसके बाद मैंने जब तक ब्रेक लगाया वो दोनों मेरी कार से कुछ ले जा चुके थे। हम इसका मतलब कि तुम्हारे हाथों घोर पाप हुआ है जिसका अंजाम तुम अपने बेटे को खोकर भुगत रहे हो। उस दिन मैं अपने दोस्तों के घर से लौट रहा था। मैंने काफी नशा कर रखा था, मुझे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और मेरे दोस्तों ने मना भी किया कि मैं गाड़ी न चलाऊं। फिर भी तू गाड़ी चलाकर बिना किसी की जान की परवाह किए अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल चुका था। हाँ, जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मुझे ढंग से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। मैं अपनी गलती कबूल कर लेता तो, लेकिन तुम्हें इसके लिए माफी तो मांगनी चाहिए थी। तुमने माफी क्यों नहीं मांगी? मुझे क्या पता था इतने सालों बाद ये सारी चीजें लौट कर आएंगी। भगवान, मुझसे गलती हुई तो थी, लेकिन मेरे बेटे को छीनकर मुझे इतना बड़ा दुख देने की क्या जरूरत थी? तो तुम्हें आज अपने बच्चे को खोने का दर्द पता चल रहा है। इस तरह मुझे भी अपने बच्चे को खोने का दर्द उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ बढ़ रही थी और मैंने जब उसे बचाना चाहा तो तुमने मुझे भी कुचल दिया। कुछ दिनों पहले वो वही कार लेकर घूम रहा था। जब मैंने उसका पीछा किया तो मुझे तुम्हारे बारे में पता चला और अक्सर ही वह मुझे हाईवे पर नजर आ गया। और एक रोज मैं तुम्हारा बेटा मुझे हाईवे पर नजर आया। मैंने उसे पकड़कर उसी वक्त मैंने उसे मार डाला और मेरा सालों पुराना बदला पूरा हुआ। रमेश को अब अपने किए का पछतावा आज हो रहा था। उसकी इतनी गलती थी कि वह नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और सामने सरस्वती और उसकी बेटी आ गए थे। सरस्वती, तुम इसे माफ कर दो, गलती हो गई, जानकर नहीं मारा तुम्हें। चलो मैं तुम्हें मुक्ति दिला।